नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैनुअल सक्सेस टिप। मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर एक स्टूडेंट जो कि ये चाहता है कि मैं पहले एनसीईआरटी पढूं, उसके बाद जो भी यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसके बारे में सोचूं, तो ये आप बहुत ही अच्छा सोचते हैं। ताकि मतलब एनसीईआरटी क्या होता है, तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है। यानी कुछ तो ऐसा भी सब्जेक्ट है, आपको मैं इसमें दिखाऊंगा कि कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसको आप केवल एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी केवल आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो ये जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से एकदम कवर हो जाएगा। तो मैं आपको अब चलिए आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं दिखा दूं। आप एक काम किया कर सकते हैं कि ये जो हमारा पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से मेरे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप इसको आप मैं तो जहाँ तक बताऊंगा कि आप क्या कीजिए कि इसको आप एक कॉपी कलम लीजिए और उसको एक लिस्ट बना लीजिए कि हमको ये बुक खरीदना है, इस सब्जेक्ट का बुक है और ये हमको बुक पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बिना टाइम आपका वेस्ट किए ले चलता हूँ आपके इस बुक सीरीज़ में। क्योंकि बुक देखकर घबराना नहीं है कि इतना बुक है। आप ये मत भूलिए कि आप क्या बनने जा रहे हैं, आप किस चीज़ के फील्ड में उतर रहे हैं। यूपीएससी, जो यूपीएससी होता है ना बाबू, ये सबको लगता है। यानी आजकल देखने को मिल रहा है कि हर एक घर में, यानी जितना भी घर है, यानी हर एक घर में मतलब जो भी बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है वो यही सोच रहा है कि हम क्या करेंगे, यूपीएससी करेंगे। सोच अच्छा है भाई, मानना पड़ेगा सोच को। लेकिन ये अभी यूपीएससी की असली सच्चाई से वो अवगत नहीं रहता है, यानी वो जानता उनता नहीं है कि जो यूपीएससी हो रियल में है क्या। तो यूपीएससी जो है ना वो रियल में क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी जो है वो रियल में सी है। सागर कह सकते हैं, महासागर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो सागर है, सागर पे हम लोग सागर पे नाव से आसानी से जा सकते हैं, महासागर में थोड़ा सा डर रहता है। तो यूपीएससी जो है वो क्या है, सागर है। यानी इसमें आप आसानी से जा सकते हैं, इसको आप आसानी से पार कर सकते हैं किसी किसी सहायता से। ठीक है, पार कर सकते हैं मतलब आसानी से, थोड़ा जल्दी पार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो भी बुक होगा वो मैं आपको चल रहा हूँ प्रेफरेंस करूँगा बुक। अभी आप देख सकते हैं, तो इससे आपको डरना नहीं है। क्या आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप जब सोच लिए हैं कि हमको आईएएस बनना है, तो आईएएस क्या होता है, तो आईएएस जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से क्या करता है, हैंडल करता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो मेहनत करना पड़ेगा कि आप क्या कीजिए कि आप एकदम अब अपना कंधा मजबूत कर लीजिए। अपना जो कंधा है वो क्या कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी दिक्कत होगा उसका सामना करना पड़ेगा। और दिक्कत होता है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं खुद ही तैयारी करता हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कत सहना पड़ता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूँ कि इसमें कौन कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। तो मैं जितना भी हाईलाइट करूँगा वो सब एनसीईआरटी का बुक होगा। देख सकते हैं आप, भारतीय कला का परिचय कक्षा 11th का है, जो कि आपको कला एवं संस्कृति के लिए पढ़ना पड़ेगा। एकदम पढ़ना है, नेसेसरी है भाई, एकदम पढ़ना है। जितना भी आपको मैं बुक बता दे रहा हूँ सब बुक पढ़ना है। ये मत सोचिएगा कि नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, एकदम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एकदम ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आप नहीं पढ़ेंगे, तो अगर मैं आपके पास होता तो पीछे लाठी लेकर खड़ा होता कि नहीं आप पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा प्राचीन इतिहास और ये जो है हमारा प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, इसके लिए आपको एनसीईआरटी कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इतना सारा एनसीईआरटी है, लेकिन मैं ये इन सब में से कुछ नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, मात्र दो को छोड़कर। आप चाहें तो इसको ये पढ़ सकते हैं, पुरानी एनसीईआरटी आर एस शर्मा, ये पढ़ सकते हैं। यानी पढ़ें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत जो सतीश चंद्र द्वारा लिखा गया है, ये पढ़ना एकदम जरूरी है। वैसे ये जो तमिलनाडु का इतिहास का टेक्स्ट बुक है ना, क्लास 11th का, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मतलब बताऊं कि ये कितना ज़रूरी है, तो समझिए कि आपका जितना खाना खाना ज़रूरी है ना, उतना आपको ये जो इतिहास अगर समझना है, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास या विश्व का इतिहास, तो इसके लिए आपको क्या, ये जो है ना तमिलनाडु का बुक, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको इन सभी बुक के लिए कोई सलाह नहीं दूंगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए जितना भी हाईलाइट किया हूँ वही पढ़िएगा। बाकी आपको अगर आज लगे कि नहीं मैं हमें ये भी पढ़ना चाहिए, आप पढ़ सकते हैं। अब आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके लिए मैं क्या क्या बता दूँ, उसके लिए आपको हमारा अतीत यानी का जो क्लास 8 है उसका दोनों भाग पढ़ लेना है, भाग 1 भाग 2, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ लेना है। ठीक है, भारतीय इतिहास में आपको कक्षा 12वीं का जो बुक है, ठीक है, वो पढ़ लेना है। और ये जो आपको बुक दिख रहा होगा, स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्र, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड बुक है, तो इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, ये जो है स्वतंत्रता भारत के इतिहास, इसके लिए कक्षा 12वीं का आप आज़ादी के भारत में राजनीति, ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ विश्व इतिहास की तरफ। तो विश्व इतिहास में आप ये दिया गया है, चूँकि ये बुक बताया गया है विश्व इतिहास में विषय वस्तु कक्षा 11, मैंने इसको पढ़ा तो शायद मुझको उतना कुछ वो नहीं लगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, वो पढ़ लीजिएगा तो आपको इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि क्लास जो 9th होता है, ठीक है, क्लास 9th और क्लास 10th, यानी क्लास 9th और 10th का जो एनसीईआरटी होता है ना, हिस्ट्री का एनसीईआरटी, ठीक है, वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें आपको एकदम पूरा बेसिक से बताया है, सब कुछ समझ सकते हैं आप कि समाजवाद क्या होता है।
ठीक है। मतलब समाजवाद क्या होता है, वैसे ही अब क्रांति के बारे में, सब कुछ के बारे में एकदम बेसिक उसमें बताया गया है। और क्लास जो 11th है ना, उसमें थोड़ा टॉप लेवल का बताया गया है, तो उसको आपको समझने में दिक्कत होगा। लेकिन ये जो क्लास 9 10 है ये आप पढ़िए पहले, ठीक है। उसके बाद आपको मन करेगा तो क्लास 11 का पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये है भारतीय समाज। भारतीय समाज के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़िए। कक्षा 11वीं की पढ़िए, कक्षा 12वीं की पढ़िए, और ये कक्षा 12वीं का पढ़िए, ठीक है। ये पढ़ना एकदम जरूरी है। अगर ये आप नहीं पढ़ते हैं तो समझिए इसका ये जो भारतीय इतिहास है इसका बहुत जगह बहुत मतलब हर एक पेपर में लगभग यूज होता है। जैसे आप चाहेंगे ऐसे में, सॉरी इसमें ये नहीं रहेगा, ऐसे में, तो ऐसे में भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक कि इसका पेपर हर एक पेपर में यूज हो जाता है। समझिए पेपर 4 को पेपर होता है ना यूपीएससी के मेंस में, यानी जीएस फर्स्ट होता है, जीएस सेकंड होता है, जीएस थर्ड होता है और जीएस फोर्थ होता है। तो आपका लगभग 3 में तो 2 में तो होता ही, फर्स्ट में तो होता है एकदम फिक्स है कि होता है, ठीक है। 2 में आपका हल्का फुल्का इसका मात्रा देखने को मिल जाएगा। वैसे इसके बाद आपका जो ऐसे वाला पेपर होता है, ऐसे में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो ये पढ़ना जरूरी है। चलिए मैं आपको फिर से आगे चलूँ। ये जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के लिए आपको मैं बता दूं, ये हमारा पर्यावरण है, वो कक्षा 7वीं का जो बुक है ये पढ़ना जरूरी है, एकदम पढ़ना है, नेसेसरी है, ठीक है। हमारा पृथ्वी और हमारा आवास ये भी एकदम नेसेसरी है, कक्षा 6वीं का है। ये भारतीय भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11वीं है, और ये कक्षा 12वीं है, यानी मानव भूगोल। ये पढ़ना एकदम क्या है, जरूरी है। इसको मैं बोलूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन टाइम से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एकदम मतलब इसके बाद आपको हमको लग रहा है कि आपको कोई भी एनसीईआरटी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैं बताऊँ क्लास 11th का, ठीक है, एंड क्लास 12th का, ये क्लास 11 12 का मैं जितना भी आपको बुक बता रहा हूँ, ठीक है, वो सारा का सारा बुक आप पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। जैसे हो जितना मर्जी उतना आप इसको निचोड़ लीजिए, इसमें से जितना भी कंटेंट आप इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो फिर आपको बाकी इसका सिलेबस जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। भौतिक भूगोल के लिए हम ये पढ़ना है, आपको मैं बता भी दिया, ठीक है। ये जो भारतीय भूगोल है इसके लिए आप कक्षा 8वीं का पढ़ सकते हैं, कक्षा 11वीं का पढ़ सकते हैं, 10वीं का पढ़ सकते हैं, कक्षा 11 12th मानव भूगोल आपको बताया ना, मानव भूगोल उसमें ये आता है, भारतीय भूगोल आता है, ठीक है। मानव भूगोल में ये आता है, तो उसको आपको मानव भूगोल वाला लास्ट का जो हम बता रहे हैं आपको, लगभग या उतना ध्यान से याद नहीं है मेरे को, लेकिन चैप्टर जो भी है वो उसमें जाइएगा तो भारत भूगोल का जो चैप्टर आएगा, सॉरी मानव भूगोल में, यानी कक्षा 11th में जो आपका चैप्टर आएगा वो उसमें टॉपिक दिया होगा खनन और उत्खनन, खनन या उत्खनन करके टॉपिक दिया होगा। ये जो टॉपिक है ना इसको आप पढ़िएगा तो आपको मतलब भारतीय भूगोल का कुछ उसमें अंदाज़ा मिलेगा, ठीक है। चलिए और ये हो गया, फिर आप कक्षा 11वीं का पढ़ सकते हैं, दिया है यहाँ पे ये, ठीक है। और फिर कक्षा 12वीं का पढ़ सकते हैं। और देखिए ये पढ़ना एकदम बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि ये अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगा, सही बता रहे हैं, इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो ये पढ़िए, इसमें कोई दुराय नहीं है। चलिए पेपर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पेपर फर्स्ट में हमारा जो भी था वो मैं बता दिया हूँ। अगर आपको कोई कुछ समझ में ना आया हो तो आप पीछे वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से बता दूँ, टाइम का थोड़ा अभाव है, वीडियो का आप 1.5x पे करके देख सकते हैं ज़्यादा समझ में आने के लिए। ये जो हमारा राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था में हमको क्या पढ़ना है, राज्य व्यवस्था मतलब हम कहें तो क्या, राज्य व्यवस्था मतलब क्या, पॉलिटी, ठीक है। यानी जो हमारा पॉलिटी है, लोकतांत्रिक राजनीतिक जो होता है उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चूँकि इसमें जो राज्य व्यवस्था है इसके लिए हम 11th का पढ़ सकते हैं, 12th का पढ़ सकते हैं, 10th का पढ़ सकते हैं। देख लीजिए ये जो एम लक्ष्मीकांत है, ये जो बुक है वो स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। ये लगभग जो जितना भी यूपीएससी का जो प्रिपरेशन करने वाला व्यक्ति होता है, वो अगर आप एम लक्ष्मीकांत उसके सामने नाम रखिएगा तो वो एकदम समझ जाएगा कि नहीं, मतलब हर एक एस्पिरेंट को ये नाम याद होता है, इतना महान बुक है, तो इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा राज्य व्यवस्था का पूरा कंप्लीट। इसमें हमको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, देख लीजिए 3 को एनसीईआरटी पढ़ना है और एकदम ये जरूरी है, इसको नहीं छोड़ना है। चलिए शासन है, शासन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी इसमें आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय में आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो उससे आपको आपका लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल सॉरी थोड़ा सा दिक्कत है, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है आईआर। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, यानी आप मान लीजिए इंडिया हो गया तो इंडिया से, और मान लीजिए यूरोप का कोई कंट्री हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, इंग्लैंड से क्या रिलेशन है, वर्तमान में क्या रिलेशन चल रहा है, यानी कैसा ट्रेड हो रहा है, क्या व्यापार हो रहा है, उससे क्या हम लोग ले रहे हैं, क्या उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट मतलब ले रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं उसको, ये सब इसमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि जो वो हमारा देश है, कौन सा मित्र राष्ट्र है, कौन सा हमारा दुश्मन राष्ट्र है, ये सब हमको देखने को मिलता है, तो ये पढ़ना जरूरी है। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा एनसीईआरटी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये समकालीन विश्व राजनीति है, कक्षा 12th का पढ़ना है, ठीक है।
ये आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप नहीं पढ़ेंगे। बाकी इसमें केवल एक ही पढ़ना है। तो जीएस पेपर 4 में हमको लग रहा है ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 और ये आपका हो गया 4, यानी आप 4 एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसलिए तो पढ़ना नहीं है। 4 एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका ये जीएस पेपर 2 एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको ले चलता हूँ लास्ट जीएस पेपर 3 में, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 में आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हमको क्या पढ़ना है, ये 11th का पढ़ना है, एकदम ज़रूरी है, ठीक है। 10th का पढ़ना है, एकदम ज़रूरी है। ये भी 11th का एकदम ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। आप इकोनॉमिक्स को हल्का नहीं ले सकते हैं, हल्का में नहीं ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत मतलब हमारे नज़र से थोड़ा सा कठिन लगता है, ठीक है। तो कठिन लगता है, तो कठिन को आसान करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी को हम जितना रगड़े कहने का मतलब है जितना भी हम एनसीईआरटी पढ़ लें, जितना हमारे लिए संभव हो उतना हम पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी से हमारा सारा का सारा दुख दर्द टेंशन पीड़ा कष्ट परेशानी गजन सब दूर हो जाता है, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो ये हो गया। अब ये हमारा जो है पर्यावरण और परिस्थिति, इसके लिए आप देख सकते हैं ये भी पढ़ना एकदम ज़रूरी है। ये जितना भी मैं हाईलाइट किया हूँ बुक, ये एकदम लेना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इसमें 4 बुक लेना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें भी ये 4 बुक लेना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लोग कहते हैं कि साइंस में क्या पढ़ें, साइंस में हम क्लास 11 12 के लिए कुछ पढ़ें या ना पढ़ें। तो देखिए साइंस भी आ गया यहाँ पे, साइंस पढ़ना ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है अभी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 12 के जीव विज्ञान के एनसीईआरटी, इसमें बता रहे हैं आपको अध्याय 13 14 15 और 16, यानी जो क्लास 12 का बायो है, क्या जी, बायो। तो बायो का बायोलॉजी जो है उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसका जो लास्ट का 4 चैप्टर, यानी लास्ट का 4 चैप्टर एकदम हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। यानी लास्ट का 4 चैप्टर अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो बाद में हमको क्या होगा, दिक्कत होगा। लास्ट का 4 चैप्टर क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा साइंस का जो इसमें आता है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में साइंस नहीं आता है, साइंस एंड टेक आता है, यानी टेक्नोलॉजी के बारे में और साइंस के बारे में पढ़ने को आता है। तो ये एकदम जरूरी है पढ़ना है हमको, ठीक है। यानी मानव शरीर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमको होना चाहिए, वो तो है ही, क्योंकि हम लोग बिना क्लास 11 12 पढ़े थोड़ी आए हैं, लेकिन इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये हो गया आपका ये हो गया क्लास 12 का जो बायो है उसका लास्ट 4 चैप्टर पढ़ना है। फिर आपको मैं बता दूं कि क्लास 11th का जो रसायन विज्ञान है उसका एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 14वां, यानी चैप्टर नंबर केवल 14 पढ़ लेना है, ठीक है। रसायन शास्त्र का क्लास 12 का, सॉरी क्लास 11 का पढ़ लेना है, लास्ट का चैप्टर 14 नंबर। अभी आपका ये कक्षा देख सकते हैं आप, ये जो भूगोल का एनसीईआरटी है कक्षा 8वीं और 11वीं के, ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, ये पढ़ना है, ठीक है। अगर ये हम नहीं पढ़ते हैं तो हमको बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो हमारा है ना, ये क्या करना है कि हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप ये मत समझिए पूरा आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, बुक वगैरह नहीं पढ़ना है आपको। मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये क्लास 8 से 11 है ना, इसमें आपको केवल एक प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, ये वाला जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इसको क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में और क्लास 12th में, ठीक है। क्योंकि क्लास 11 तक ही 12th में भी मिलेगा, तो इन चारों क्लास में ढूंढ कर ये केवल टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या पढ़ लीजिएगा, केवल ये जो टॉपिक है ना, ये प्राकृतिक वनस्पति, यही केवल पढ़ लीजिएगा। और वनस्पति पढ़िएगा तो उसी के साथ दिया रहता है वन्यजीव, ठीक है। तो केवल आप ये 2 टॉपिक, यानी फर्स्ट और ये सेकंड, यानी ये दोनों पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। यानी ये 2 टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव सभी क्लासों में ढूंढ कर पढ़ लेना है, ठीक है। बुक नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बता दूँ उसके लिए, ये जो है ये नीचे वाला बुक, यानी ये जो बुक है ये वाला, इसको आपको नहीं पढ़ना है। क्या करना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो ये है विज्ञान और तकनीक। अभी मैं आपको बताया साइंस आता है और टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो आप एनसीईआरटी कक्षा 6ठी से 10वीं तक को आ रहा है कि विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कक्षा 6ठी से 10वीं तक विज्ञान आप पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, सो प्लीज़ आप उतना नहीं करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो आप केवल उतना ही पढ़ेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, ये जो एनसीईआरटी है कक्षा 11 के जीव विज्ञान, इसको हमने बताया कि लास्ट का 4 चैप्टर, यानी इकाई में बांट के रहता है। तो 4 और 5 इकाई, 4 और 5 में आपका चैप्टर मिलेगा 13 14 15 और 16। ये 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे एकदम बिंदास, आपका जो बायो का एनसीईआरटी है वो कवर हो जाएगा, ठीक। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो बायो के एनसीईआरटी के लिए क्या करना है, लास्ट का ये इकाई 4 और 5, यानी ये 13 और 14 15 16 ये पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी का आप कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का 14 नंबर चैप्टर आप पढ़ेंगे। फिर क्या करना है, क्लास 12 का लेना है एनसीईआरटी और रसायन विज्ञान ही, और उसका 16वां चैप्टर, ठीक है, पढ़ लेना है। फिर एनसीईआरटी कक्षा 12 का लेना है और उसमें 8 9 10, यानी देखिए आप वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, क्लास 11 का क्या पढ़ रहे थे, इकाई 4 और 5, यानी 4 और 5, इकाई 4 और 5, और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 14 15 और 16 पढ़ रहे थे ना। तो ये आप पढ़ रहे थे, उसी के साथ आपको क्लास जो
ट्वेल्थ है, इसका जो 9th 8th 9th और 10th नंबर चैप्टर है ये भी पढ़ लेना है। ठीक है, चलो बाबू पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं पहले ही सचेत कर चुका हूँ कि आप कोई छोटा मोटा एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से ये एक है। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, हाँ चूँकि ये हम लोग पढ़ चुके रहते हैं एक बार, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, हम पढ़ लेते हैं आसानी से, सबको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा दूँगा। कृषि है तो कृषि के लिए हम कुछ नहीं पढ़ना है, चूँकि आप 9th में 10th में और 11th में और 12th में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे बाबू, इकोनॉमी। तो जब इकोनॉमी आप पढ़ेंगे, इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो उसी में आपको एक टॉपिक मिलेगा कृषि नाम का। ठीक है, कृषि मिलेगा या आपको मिलेगा खाद्य प्रसंस्करण। क्या मिलेगा बाबू, चूँकि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, यानी कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे, तो आप इस सबको नोट करेंगे कि हमको क्लास 9, 10, 11, 12 में कृषि के लिए खाद्य जो इकोनॉमिक्स है उस बुक में कृषि नाम का टॉपिक ढूंढना है। या ये नहीं मिलेगा तो आपको खाद्य प्रसंस्करण नाम का टॉपिक मिलेगा, तो ये आपको ढूंढना है, पढ़ना पड़ेगा बाबू। इसमें कोई वो नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है कि चाह हम नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है एकदम। ठीक है, चलो कृषि के लिए वो पढ़ लेना है। आपदा प्रबंधन के लिए आपको वही पढ़ना है। आपदा प्रबंधन के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी आपको मैं बताया हूँ कि जो आपदा प्रबंधन के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 9th और 10th, इन चारों में आपको लास्ट वाला चैप्टर में, लास्ट का जो चैप्टर होगा, कौन सा लास्ट चैप्टर, तो लास्ट चैप्टर में आपको दिया होगा कि आप जो आपदा प्रबंधन का 2-4 टॉपिक दिया रहता है तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं कहने का मतलब क्या, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा बाबू, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। चलिए, आंतरिक सुरक्षा है, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप मतलब जो भी है एकदम इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, तो इंडिया के जो अंदर 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में और जो भी हमारा क्या है यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इन मान लीजिए 28 राज्य है और जो भी हमारा यूनियन टेरिटरी है, राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में अगर मान लीजिए कुछ विवाद होता है, क्या होता है, विवाद होता है, तो इसको इसमें पढ़ना होता है। ठीक, इसके अलावा हम पढ़ते हैं जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला हुआ। ठीक, तो आतंकवादी हमला हुआ, तो आतंकवादी जो हमला हुआ वो भारत के अंदर हुआ, तो किस राज्य में हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, वो भी इसमें पढ़ते हैं। तो ये सब आंतरिक सुरक्षा, यानी हम अपने भारत के अंदर किस तरह सुरक्षित रहे। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए हम पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हुआ, चाइना से लड़ाई नहीं हुआ, अदर कंट्री से लड़ाई नहीं हुआ, तो लड़ाई नहीं हुआ तो हम सुरक्षित है, ये सब संभव नहीं है। हमारे देश के अंदर आतंकवाद भी है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म जाति को लेकर विवादित रहते हैं, तो ये सब हमको पढ़ने को मिलता है इसमें, तो पढ़ना पड़ेगा बाबू, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। ये नहीं सोचिए कि बाप रे बाप ये तो बहुत बुरा आदमी है, डरा रहा है, क्या कर रहा है, डरा रहा है। बाबू डरा नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं आपको रियलिटी से होता है ना, वास्तविकता से आपका सामना करवा रहा हूँ। ठीक है, आजा, लड़ना पड़ेगा बाबू, जब तैयारी करोगे तो लड़ना पड़ेगा। ये मत समझना कि सर डरा रहे हैं, ये वो फ्लान, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, जो पढ़ेगा वो नहीं होगा। ये जीएस पेपर 4 है, आपको मैं बताया था जीएस पेपर 4 का नाम क्या है, इथिक्स। ठीक है, और जो इथिक्स का पेपर है ये पढ़ना पड़ेगा। अकेले ही 250 नंबर का होता है, अकेले पेपर होता है 250 नंबर का। इसमें केवल क्या पढ़ना है, देख लीजिए, नैतिकता, अखंडता और कौशल, यानी अपना जो अपने बारे में कि हम क्या, हमारे पास ईमानदारी है, कितना हमारे पास क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, ये सब हमको इसमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ये जो जीएस पेपर है 250 नंबर का, ये भी पढ़ना पड़ता है। इसके लिए कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनसीईआरटी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हम अभी तक आपको समझाए, जो भी आपको अभी तक मैं बताया मैंने आपको, जो भी जितना कुछ भी मैंने आपको अभी तक बताया, हमारा उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आपको एनसीईआरटी को लेकर जितना भी मन में डाउट होगा कि हम क्या एनसीईआरटी पढ़ें नहीं पढ़ें, तो वो सब क्या हो गया होगा, दूर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम और आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। अभी तक जितना भी मैं बताया उसको आप चाहे तो फिर से दोबारा देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम पे जाकर और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।